गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA-BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट बात की थी चक्रवात की, अपना वो जो यूनिट थी वायुमंडल से रिलेटेड थी और उसके सारे टॉपिक मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक नई यूनिट आपकी प्रारंभ करने जा रही हूँ जिसको हम बोलते हैं जलमंडल। ओशियनोग्राफी बोल सकते हैं समुद्र विज्ञान के अकॉर्डिंग, और जलमंडल के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे इसको। ठीक है, तो एक जिसके बारे में हम सिर्फ जलमंडल के जितने भी हमारे महासागर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे, उन सभी का हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। आप इसको अच्छे से समझें, कहीं भी कोई समस्याएं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हम पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जलमंडल की या महासागरों की। फर्स्ट में हम बात करते हैं BA-BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर। देखिए क्या है कि हमारा टोटल जो भूमंडल है वो कितना है, कितने भाग पर जल है, कितने भाग पर स्थल है। जो हमारा पूरी पृथ्वी है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उनकी स्थिति किस प्रकार की पाई जाती है, उन सभी का आज हम इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बात करते हैं कि भूमंडल का जो जलमंडल की बात करें, स्थल मंडल की बात करें, कुल क्षेत्रफल की बात करें, ये जो हमारा कह सकते हैं जो पृथ्वी है उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। देखिए किलोमीटर को मैंने स्क्वायर कर रखा है, उसका मतलब है स्क्वायर का मतलब है वर्ग किलोमीटर। देखिए क्योंकि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई और गुणाई को लंबाई और जो चौड़ाई होती है उसको गुणा किया जाता है तो क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई को हम किलोमीटर में लिखते हैं, चौड़ाई को किलोमीटर में लिखते हैं, लेकिन जब दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ग किलोमीटर। पढ़ा होगा आपने 10th में। तो जो पूरी पृथ्वी है उसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, जलमंडल की, स्थल मंडल की। टोटल बात करें कि 70.8% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के अगर हम टोटल जल भाग की बात करें तो 70.8% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 36.17 करोड़ जो क्षेत्रफल है उस पर क्या पाया जाता है, जल भाग पाया जाता है। दूसरा है हमारा स्थल भाग। आप सभी जानते हो कि 75% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, मात्र 25% भाग पर क्या पाया जाता है, स्थल भाग पाया जाता है। तो एक मोटी सी बात थी, लेकिन अगर हम बात करें 70.8% भाग पर पूरी पृथ्वी पर जल पाया जाता है और 29.2% भाग स्थल भाग है। सही है, 70% जल और 30% हम कह सकते हैं क्या पाया जाता है, जल स्थल भाग पाया जाता है। तो 70.8% भाग पर पूरी पृथ्वी पर जल पाया जाता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें 36.17 करोड़ क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जबकि 14.89 करोड़ जो क्षेत्रफल है उस पर स्थल भाग पाया जाता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, वो सारी चीज़ें, रेगिस्तान, मरुस्थल, वन, वो सारी चीज़ें शामिल है। स्थल भाग जो है वो क्या पाया जाता है, 14.89 करोड़ क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, स्थल भाग पाया जाता है। प्रतिशत की बात करें तो 29.2% भाग, 29.2% जो क्षेत्र है उस प्रतिशत है उस पर क्या पाया जाता है, हमारा स्थल भाग पाया जाता है। गोलार्ध की बात करें, ये हमने क्या बनाया, पृथ्वी के समकक्ष ग्लोब बनाया है। इधर ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, हमेशा ये स्थिति रहती है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। हमने पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा, दो गोलार्धों में। ऊपर की तरफ उत्तर है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण है दक्षिणी गोलार्ध। आप सभी जानते हैं कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसको स्थल भाग के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है। ये देखिए 40% भाग पर जल पाया जाता है और 60% भाग पर स्थल पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध को तो कौन सा भाग कहते हैं, स्थल गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहा जाता है, स्थल गोलार्ध। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको हम क्या कहेंगे, जल गोलार्ध। जल गोलार्ध क्यों कहेंगे, क्योंकि 81% जो भाग है उस पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल भाग कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध को जल भाग कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें
तो 40% भाग पर जल पाया जाता है, जबकि 60% भाग पर क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। तो दोनों में अधिकता किसकी है, स्थल की है। 60% भाग पर स्थल भाग होने के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, 81% भाग पर जल पाया जाता है और 19% भाग पर स्थल भाग पाया जाता है। कौन से की अधिकता है, जल की अधिकता है, इसलिए किस गोलार्ध के नाम से जानेंगे, जल गोलार्ध के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में किसकी अधिकता पाई जाती है, जल की अधिकता पाई जाती है। 81% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसके कारण इसको दक्षिणी गोलार्ध को हम किस नाम से जानेंगे, जलीय गोलार्ध के नाम से जानेंगे। रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, 4 चीज़ लिखोगे। आपके यहाँ कोई 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं कि जो पूरी पृथ्वी है उसका क्षेत्रफल कितना है, क्या बताओगे, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जल भाग कितना है, पूरी पृथ्वी का जल भाग कितना है, कितने प्रतिशत भाग है, 29 जल भाग है 17.8%। क्षेत्रफल कितना है, 36.17। जल स्थल भाग कितना है, 29.2%। कितने करोड़ क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, स्थल भाग 14.89 करोड़ क्षेत्रफल पर स्थल भाग फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, जो पूरी पृथ्वी है उसको हमने 2 गोलार्धों में बांटा। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध में किसकी अधिकता पाई जाती है, स्थल भाग की, इसलिए उसको किस नाम से जानेंगे, स्थल गोलार्ध के नाम से हम उसको जानेंगे। जबकि दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, जल की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण हम उसको जलीय गोलार्ध कहते हैं। 2 चीज़ों की बात और करेंगे, विश्व के जो मुख्य महासागर है उनके औसत गहराई की और उनके क्षेत्रफल की। आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। उसके बाद अगर हम बात करें अंध महासागर आता है, फिर हिंद महासागर आता है और लास्ट में आर्कटिक महासागर आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रम है। प्रशांत महासागर की देखिए औसत गहराई क्या होती है, सर्वाधिक गहराई और न्यूनतम गहराई उसके बीच की जो स्थिति आती है उन दोनों को जोड़ लिया जाता है, 2 से भाग दे दिया जाता है, तो वो क्या निकलती है, औसत निकल आती है। तो आप सभी जानते हो कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा क्या पाया जाता है, महासागर है। मेरियाना जो गरत है वो भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है और इसलिए जो औसत गहराई है वो भी सर्वाधिक किसकी मिलेगी, प्रशांत महासागर की मिलेगी। प्रशांत महासागर है, औसत गहराई प्रदर्शित की है, फिर मैंने क्षेत्रफल लिखा है। आप इस डायग्राम को यूँ कहीं बना लीजिएगा कि जो प्रशांत महासागर है उसकी औसत गहराई कितनी है, 4572। और औसत गहराई की हम बात करेंगे किस में, मीटर में। औसत गहराई किस में है, मीटर में। ठीक है, जो प्रशांत महासागर है उसकी अगर औसत गहराई की बात करें 4572 मीटर की जो गहराई है वो क्या है, प्रशांत महासागर की औसत गहराई पाई जाती है। प्रशांत महासागर के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें 16.57 किलोमीटर करोड़ क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, प्रशांत महासागर का विस्तार पाया जाता है। दूसरा है हमारा अंध महासागर। औसत गहराई की बात करें 3376 मीटर औसत गहराई और क्षेत्रफल की बात करें 8.29 करोड़ क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। तीसरा हिंद महासागर है, 4000 की इसकी गहराई पाई जाती है, 7.34 करोड़ पर इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। आर्कटिक की बात करें इनकी तुलना में इसकी जो औसत गहराई है कम पाई जाती है, 1260 मीटर औसत गहराई पाई जाती है और 1.40 करोड़ इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। देखिए क्या होती है, एक होता है उच्चतामितीय वक्र, हिप्सोग्राफिक वक्र भी इसको कहा जाता है। इसका होता क्या है कि स्थल भाग की सर्वाधिक ऊंचाई तथा सागर की जो गहराई होती है, कह सकते हैं कि हम उसको मापन का कार्य करता है। देखिए हमने इधर स्थल भाग की ऊंचाई दिखाई है, इधर सागर की गहराई दिखाई है। इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं उसको उच्चतामितीय वक्र के नाम से जाना जाता है। उच्चतामितीय वक्र जिसको हम हिप्सोग्राफिक वक्र भी हम जिसको कहते हैं, हिप्सोग्राफिक वक्र के नाम से भी इसको जानते हैं। उच्चतामितीय जो वक्र होता है स्थल भाग की सर्वाधिक ऊंचाई तथा सागर की सर्वाधिक गहराई को प्रदर्शित करने के लिए जिस वक्र का प्रयोग किया जाता है उसे उच्चतामितीय वक्र कहा जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि हिप्सोग्राफ वक्र भी उसको कहा जाता है। सेकंड बात करते हैं,
यहाँ पर स्थल भाग की सर्वाधिक ऊंचाई दिखाई है, यहाँ सागर की सर्वाधिक गहराई को प्रदर्शित किया गया है। अब बात आती है कि जिस प्रकार से स्थल भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसी प्रकार से जो सागरीय भाग होते हैं उसके नीचे भी उसी प्रकार की ऊंची नीची सतह पाई जाती है। आप कहें क्या सागरों के अंदर पठार होते हैं, कटक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जिस प्रकार से हमारा धरातल जो है उबड़ खाबड़ है या उसमें ऊंचाई नीचाई पाई जाती है, उसी प्रकार से महासागरों में भी ऊंचाई नीचाई पाई जाती है। इसको हिप्सोमेट्रिक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको उच्चतामितीय वक्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र होते हैं, उनकी मदद से क्या किया जाता है, समुद्री नीतल के उचावच का मापन किया जाता है। समुद्र की जो सतह होती है उसका मापन किया जाता है और इस हिप्सोमेट्रिक वक्र के माध्यम से इस ऊंचाई और नीचाई का मापन किया जाता है। इसके माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। उच्चतामितीय वक्र के आधार पर हम महासागरीय नीतल, नीतल मतलब होता है तल, महासागरीय नीतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। महाद्वीपीय फर्स्ट आता है महाद्वीपीय मगन तट, दूसरा महाद्वीपीय मगन ढाल, ये तीसरा है सागरीय मैदान और चौथा है ये गहरी गर्तें। तो महासागरीय जो नीतल होता है उसको उच्चतामितीय वक्र के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है मगन ढाल, जिसमें ढाल बिल्कुल कम होता है। सागर का जो भाग स्थल भाग से टच होता है, जो भाग स्थल भाग के संपर्क में आता है, वहाँ पर ढाल बहुत ही कम पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम महाद्वीपीय मगन तट। तट वाला भाग महाद्वीपीय मगन तट। जैसे ही आप समुद्र में अंदर जाओगे एक स्थान ऐसा आता है जहाँ गहराई बढ़ती है, उसको हम बोलेंगे महाद्वीपीय मगन ढाल। उसके बाद समतल मैदान आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सागरीय मैदान। उसके बाद गहरी गर्तें आ जाती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, गर्तों के नाम से जिनको हम जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इधर हमने क्षेत्रफल को प्रदर्शित किया है, इधर ऊंचाई को प्रदर्शित किया है और ये समुद्री भाग को इसमें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ हमने जो स्थल भाग है उसकी औसत ऊंचाई का प्रदर्शन किया है और ये वाला जो क्षेत्र है महासागरीय जल की औसत जो गहराई है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार के जो हिप्सोमेट्रिक जो वक्र होते हैं वो यह प्रदर्शित करते हैं कि स्थल भाग की ऊंचाई तथा सागर की गहराई को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के वक्र बनाए जाते हैं। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, आपके प्रैक्टिकल होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है और छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि उच्चतामितीय जो वक्र होते हैं या हिप्सोग्राफिक मैट्रिक जो वक्र होते हैं, हिप्सोमेट्रिक जो वक्र होते हैं वो क्या काम आते हैं या उसमें किसका मापन किया जाता है। तो स्थल भाग की ऊंचाई तथा गहराई का मापन, सागर की गहराई का मापन उसमें किया जाता है या उन दोनों को उस उच्चतामितीय वक्र में प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करें कि महासागरों की जो औसत गहराई है, जितने भी हमारे महासागर हैं अगर हम उनकी औसत गहराई की बात करें तो महासागरों की जो औसत गहराई है वो क्या है, 3800 मीटर है। छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो हमारे महासागर हैं अगर सभी महासागरों की हम औसत गहराई की बात करें तो महासागरों की जो औसत गहराई है वो कितनी है, 3800 मीटर। उसी प्रकार से अगर हम स्थल भाग की औसत ऊंचाई की बात करें, जो हमारा स्थल है उसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है, 840 मीटर, 840 मीटर। तो ये है हमारी महासागरों की क्या है, औसत गहराई और ये है हमारी स्थल भाग की औसत ऊंचाई। कि महासागरों की औसत गहराई की जितने भी हमारे महासागर हैं अगर उनकी औसत गहराई की बात की जाए तो औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर। आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना क्योंकि ज्योग्राफी का सार है और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे उन सभी में आपको इन क्वेश्चनों से रूबरू होना पड़ेगा। स्थल भाग की औसत ऊंचाई है, स्थल भाग की जो औसत ऊंचाई है वो है 840 मीटर। जितने भी हमारे स्थल भाग हैं उन सभी की अगर औसत ऊंचाई की बात करें, स्थल भाग की औसत ऊंचाई वो है 840 मीटर और महासागरों की जो औसत गहराई की बात करें वो है 3800 मीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, हमने क्या किया, इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, महाद्वीपीय मगन तट, महाढाल, मगन ढाल, सागरीय मैदान और गर्त। अब एक एक करके हम क्या करेंगे उसका वर्णन करेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, महाद्वीपीय, क्या लिखेंगे, मगन तट।
जिस प्रकार से नोट्स बना रही हूँ आप उसी प्रकार से बनाएं, जितना हो सके समझने का प्रयास करें, लिखने में बिलीव कम से कम करें, ठीक है, क्योंकि दिमाग में रहेगा तो कॉपी में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना अवश्य लिखना कि एग्ज़ाम में जब आपको चाहिए तो आपके पास इतना मैटर हो कि आप उसको आसानी से पढ़ सको और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सको। हमने क्या किया, हमने बताया आपको कि उस सममितीय वक्र के आधार पर हमने क्या किया, जो महासागरीय नितल है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, महाद्वीपीय क्या था, मगन तट। सबसे पहले क्या आता है, तट आते हैं। फिल्में देखा करो, हीरो हीरोइन को नहीं, पीछे के जो दृश्य होते हैं, जैसे सागर की बात हो रही है, तट की बात हो रही है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मिट्टी का रंग कैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारे महासागर होते हैं खनिज संसाधन के भंडार पाए जाते हैं, जितने भी तट होते हैं उन पर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं उनकी। बजरी के भी बहुत बड़े भंडार होते हैं, ये समुद्र से बजरी आती रहती है। तो आप तटों को देखा करो, फिल्मों में देखा करो, लेकिन देखना क्या है वो थोड़ा सा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखें। हमने बात की महाद्वीपीय मगन तट की। स्थल भाग और सागरीय भाग जहाँ मिलते हैं क्या कहते हैं, मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट सभी समझते हैं, सागर का किनारा जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय मगन तट। जो महासागरीय मगन तट होते हैं, प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत क्षेत्र होता है। प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत क्षेत्र होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्री तथा खाड़ियों से घिरा रहता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम पाई जाती है। हम कह सकते हैं जो ढाल पाया जाता है वो बिल्कुल कम पाया जाता है, 1 डिग्री से भी कम ढाल पाया जाता है। औसत गहराई की बात करें, गहराई की बात करें, इसकी गहराई कम होती है, उथला सागर होता है, गहराई कम होती है, और हम कह सकते हैं कि 150 से 200 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि यह जो मगन तट होते हैं इसमें बहुत अधिक ढाल नहीं पाया जाता, बहुत अधिक गहराई नहीं पाई जाती है। सागर और जो स्थल भाग होते हैं वो दोनों लेवल में ही रहते हैं। जब ज्वार भाटा आता है तो उस पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में महाद्वीपीय मगन तट में बहुत अधिक गहराई नहीं पाई जाती है। 150 से 200 मीटर तक की क्या पाई जाती है, स्थल भाग और जो जलीय भाग है उसमें इतना ही अंतर पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं, महाद्वीपीय मगन तटों की जो चौड़ाई होती है वो तटीय स्थलाकृति उच्चावच का उस पर नियंत्रण पाया जाता है। जहाँ पर भी तट से लगे क्या होते हैं, उच्च पर्वतीय भाग होते हैं, वहाँ पर मगन तट संकरे पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की, अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि अगर कोई इधर पर्वतीय भाग है, पर्वत है तो मगन तट की जो चौड़ाई पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, कम पाई जाएगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने से, पर्वत होने की वजह से मगन तट का विस्तार अधिक नहीं पाया जाता है। तो IAS एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि जहाँ पर पर्वत के जो तट होते हैं वो तट के साथ लगते हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मगन तटों की चौड़ाई अधिक नहीं पाई जाती है, या मगन तट संकरे पाए जाते हैं, क्योंकि आगे फैलाव के लिए क्या आ जाते हैं, पर्वतीय भाग आगे आ जाते हैं, जिसके कारण इनकी चौड़ाई अधिक नहीं पाई जाती है। इसमें एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि आया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मगन तट हैं उनकी चौड़ाई के अंतर की बात थी। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मगन तटों की चौड़ाई में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। पश्चिमी जो भाग होते हैं और पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग जो हैं 150 से 200 मीटर क्या पाए जाते हैं, मगन तट की क्या पाई जाती है, इसमें चौड़ाई पाई जाती है, जबकि यहाँ मात्र 50 मीटर क्या पाई जाती है, मगन तट की चौड़ाई पाई जाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की हम बात करें, ये हमारा क्या है, पूर्वी घाट पूर्व की तरफ है, ये है पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो मुंबई, गोवा, यहाँ पर जो मगन तट पाए जाते हैं, तट के साथ वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं 150 से 200 मीटर क्या पाए जाते हैं, उनकी चौड़ाई पाई जाती है। लेकिन पूर्वी भाग के जो मगन तट हैं, चेन्नई की बात करें, इधर वाले पूर्वी भाग की बात करें, विशाखापट्टनम की बात करें, तो इस वाले क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं,
जो मगन तट हैं उनकी चौड़ाई कम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? मात्र 50 मीटर पाई जाती है। 50 किलोमीटर पाई जाती है, दोनों ही किलोमीटर में है। ये किस में है? किलोमीटर में। 50 किलोमीटर पाई जाती है। उसका कारण क्या है? पर्वतीय भाग होने से जो मगन तट हैं वो क्या पाए जाते हैं? संकरे पाए जाते हैं। और जहाँ पर स्थल भाग होते हैं तो वहाँ पर मगन तटों की चौड़ाई अधिक पाई जाती है। पर्वत होंगे, आगे अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध होने के कारण मगन तटों की चौड़ाई कम मिलेगी। हम कह सकते हैं कि संकरे मगन तट मिलेंगे। और जहाँ पर पर्वत का विस्तार नहीं होता, आगे किस प्रकार स्थल भाग पाया जाता है, समतल मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पर मगन तटों की चौड़ाई अधिक पाई जाती है। किस में बात की थी? किलोमीटर में। नेक्स्ट बात करते हैं, महाद्वीपीय जो मगन तट होते हैं, जो तट वाले क्षेत्र होते हैं, मत्स्य ग्रहण के क्षेत्र होते हैं, मतलब मछली पालन का व्यवसाय इनमें किया जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि आपने डॉगर बैंक का नाम सुना होगा और जॉर्ज बैंक का नाम सुना होगा। ये भारी मात्रा में मछली का उत्पादन करते हैं और जो मगन तट होते हैं इनसे ही मछली का उत्पादन किया जाता है। आगे तो गहन सागरीय कह सकते हैं कि हम अत्यधिक गहराई आ जाती है। जो मछली पकड़ी जाती है वो भी इन्हीं महाद्वीपीय मगन तटों से पकड़ी जाती है। ठीक है, तो विश्व फेमस प्रसिद्ध बैंक हैं जहाँ से मत्स्य कह सकते हैं कि हम कि मत्स्य ग्रहण के क्षेत्र हैं। जॉर्ज बैंक है, डॉगर बैंक है। दूसरी बात करें, संसार का 20% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो भी इन्हीं मगन तटों से प्राप्त किया जाता है। कि हम कह सकते हैं कि जो मगन तट हैं वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, आपने मुंबई में सुना होगा, मुंबई प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम निकाला जाता है मुंबई हाई से। तो ये कौन से क्षेत्र में है? मगन तट में है। तो ऐसा माना जाता है कि विश्व का 20% जो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वो इन्हीं महाद्वीपीय मगन तटों से प्राप्त होता है। दूसरा इन्होंने कहा, बालू और बजरी के ये विशाल भंडार होते हैं। बालू और बजरी के ये विशाल भंडार होते हैं। सागरीय जल के कुल भाग के 8.6% भाग पर महाद्वीपीय मगन तटों का विस्तार पाया जाता है। विश्व के जितने भी महासागर हैं उनके 8.6% भाग पर क्या पाए जाते हैं? महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। इन्होंने ये बात कही कि जो बालू और बजरी होती है वो भी भारी मात्रा में ये क्या होते हैं? मगन तट, इसके भंडार होते हैं। जैसे ही क्या होती हैं, लहरें स्थल की ओर आती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में क्या लेके आती हैं? वो बजरी लेके आती हैं। तो विश्व के 8.6% भाग पर क्या है, क्या पाए जाते हैं? इन महाद्वीपीय मगन तटों का विस्तार पाया जाता है। और इन मगन तटों की एक बात और बताती हूँ कि सर्वाधिक जो पाए जाते हैं मगन तट वो पाए जाते हैं अंध महासागर में। सर्वाधिक मगन तटों का जो विस्तार पाया जाता है वो सबसे अधिक कौन से महासागर में पाया जाता है? वो पाया जाता है अंध महासागर में। सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या है? महाद्वीपीय मगन ढाल। सेकंड पॉइंट है महाद्वीपीय मगन ढाल। देखिए, पहले में ढाल कम था, मगन तट था, लेकिन इस बार ढाल अधिक है। इस बार ढाल अधिक है। देखिए, यहाँ गहराई कम है जबकि यहाँ धीरे धीरे गहराई बढ़ती जा रही है। तो महाद्वीपीय जो मगन ढाल है उनकी हम बात करते हैं कि मगन तट और गहन ये सागरीय मैदान है, इसके बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय मगन ढाल। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है तीव्र ढाल वाला होता है। महासागर के सर्वाधिक अगर हम बात करें तो यह जो महाद्वीपीय मगन ढाल होते हैं ये सर्वाधिक ढाल वाले भाग होते हैं। विभिन्न स्थानों पर इनका जो ढाल है अलग अलग पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि औसत ढाल 2 से 5 डिग्री तक इसका पाया जाता है, लेकिन गहराई की बात करें 2000 से 3000 मीटर के बीच इसकी गहराई पाई जाती है। ढाल की बात करें 2 से 5 डिग्री इसकी पाई जाती है, लेकिन गहराई की बात करें 2000 मीटर से 3000 मीटर क्या पाई जाती है? इसकी औसत इसकी जो गहराई है वह पाई जाती है। जैसे ही अंदर जाएगा ऊपर से आप इसका मापन करेंगे तो 2 से 3000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। और ढाल जो प्रवणता है या ढाल है वो अधिक पाया जाता है, 2 से 5 डिग्री के बीच इसका ढाल पाया जाता है। समस्त सागरीय क्षेत्र के 8.5% भाग पर
जितने भी सागर हैं उसके 8.5% भाग पर क्या पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मगन ढाल पाए जाते हैं। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक भाग कौन सा है, तो जो सागरीय मैदान है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मगन तट की बात की 8.6 थे, महाद्वीपीय मगन ढाल की बात की 8.5 थे, लेकिन अगर गहन सागरीय मैदानों की अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या 75%, 80%, हम कह सकते हैं कि सागर ये जो भाग होता है उसका जो सर्वाधिक भाग होता है वो कौन से होते हैं, सागरीय मैदान पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, और इसमें जो सर्वाधिक मगन ढाल जिस महासागर का पाया जाता है वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। मगन तट भी किस पे पाए जाते हैं, मगन तट किस पे पाए जाते हैं, मगन तट 13.3% अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, और मगन ढाल भी सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं, अटलांटिक या अंध महासागर में पाए जाते हैं। 12.4% क्षेत्रफल पर अटलांटिक महासागर के मगन महाद्वीपीय मगन ढालों का विस्तार पाया जाता है। मगन ढाल पर सागरीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है। सागरीय निक्षेप, सागर में जो निक्षेप होते हैं, सागरीय निक्षेप का अभाव इसलिए पाया जाता है क्योंकि ढाल वाला भाग होता है, तो जो भी सागरीय निक्षेप होते हैं वो फिसल कर किधर आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो सागरीय निक्षेप का इस महाद्वीपीय मगन ढाल पर क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अब आप पूछोगे कि सागरीय निक्षेप कहाँ से आ गए, सागर में जो भी सामान डाला जाता है, उल्कापिंड जो भी रहता है, तो वो क्या होते हैं, इस ढाल पर रुकते नहीं हैं क्योंकि ढाल अधिक पाया जाता है, इसलिए महाद्वीपीय मगन ढाल पर क्या पाया जाता है, सागरीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है। अब नदियाँ अपने साथ जितनी भी गाद अवसाद मिट्टी लेके जाती हैं वो सब क्या है, निक्षेप है। क्यों, क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं, उसको निक्षेपित कर देती हैं, सागर में उसको छोड़ देती हैं। तो इस वाले ढाल पर वो सभी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ढाल अधिक होने के कारण इस पर सागरीय जो निक्षेप है उसका अभाव पाया जाता है। तीसरी बात करेंगे किसकी, सागरीय मैदान की। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, सागरीय मैदान। देखिए क्या है जो सागरीय मैदान है, मैंने आपको कहा कि गहरे सागरीय मैदान, गहरे सागरीय मैदान, जल्दी में लिखने के चक्कर में आज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ ढाल था, उसके बाद जो समतल मैदान आते हैं उनको हम बोलते हैं गहन सागरीय मैदान या गहरे सागरीय मैदान। ये इनमें जो धरातल होता है वो लगभग समतल पाया जाता है, उसमें बहुत अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है। और जो सागरीय मैदान होते हैं, महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत भाग पाया जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है, जिनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। किसी की 3000 हो सकती है, किसी की 6000 हो सकती है, किसी की 5000 हो सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो गहन सागरीय मैदान है, गहरे सागरीय मैदान है, उनकी अगर हम गहराई की बात करें तो 3000 मीटर से 6000 मीटर तक क्या पाई जाती है, उनकी गहराई पाई जाती है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 75.9% भाग पर क्या पाए जाते हैं, गहन सागरीय मैदान पाए जाते हैं। 75.9% भाग पर गहन सागरीय मैदान विश्व के जितने भी महासागर हैं उनमें पाए जाते हैं। बात करें कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कि पूछा जाए कि जो सागरीय मैदान है सर्वाधिक कौन से महासागर में पाए जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गहन सागरीय मैदान पाए जाते हैं, और उसके पश्चात हिंद महासागर में पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रशांत महासागर में, उसके बाद किस में पाए जाते हैं, हिंद महासागर में। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अंध महासागर था, उसमें मगन तट और मगन ढाल सर्वाधिक थे, टोटल 100% है। मगन तट और मगन ढाल सर्वाधिक थे, इसलिए अंध महासागर में जो गहन सागरीय मैदान है वो प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर की अपेक्षा कम पाया जाता है। मैदान लगभग समतल होता है, ढाल अब बिल्कुल कह सकते हैं कि अत्यंत मंद होता है। समुद्री मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत और भ्रंश जैसी विभंग क्षेत्र जैसी विशेषताएं भी पाई जाती हैं, और हम कह सकते हैं कि इन सागरीय मैदानों पर सागरीय जीवों, पौधों तथा जो क्षारीय पदार्थ हैं उनके निक्षेप मिलते हैं। एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि स्थल भाग में ऊंचाई नीचाई पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में भी क्या पाई जाती है, जो महासागरीय नीतल है उसमें भी पर्वत, पठार, मैदान सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तीसरी हम लास्ट हम बात करेंगे किसकी,
महासागरीय गर्त की। किसकी बात करेंगे? महासागरीय गर्त की। गर्त देखिए क्या होती है? खाइयाँ। जो गहरी खाई होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? गर्त भी बोल सकते हैं। गर्त, खड्डा, गड्ढा, और जो खाइयाँ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? महासागरीय गर्त। महासागरीय तली का अधिकतम जो गहरा भाग होता है हम उसको क्या बोलते हैं? महासागरीय गर्त। जो सर्वाधिक गहरा भाग होता है उसको हम क्या कहेंगे? महासागरीय गर्त। और दूसरा कह सकते हैं कि जो महासागरीय गर्त होते हैं वो सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्र में पाए जाएंगे, सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तथा इनके जो किनारे होते हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही गहराई बढ़ेगी तो किनारे कैसे होंगे? तीव्र ढाल वाले होंगे। और देखिए यहाँ पर ये किनारे किस प्रकार के हैं? तीव्र ढाल वाले हैं। और किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? गहराई को। तो ये क्या है? हम कह सकते हैं कि यहाँ महासागरीय गर्त को प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जो गर्तें हैं महासागर के मध्यवर्ती भाग में कम पाई जाती हैं। जो गर्त हैं वो महासागर के मध्यवर्ती भाग में कम पाई जाती हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि गर्तें जो महासागरीय नितल के 7% भाग पर, जितनी भी गर्तें हैं मात्र 7% भाग पर गर्तें फैली हुई हैं, कि 7% भाग पर गर्तें पाई जाती हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय ढाल के आधार पर तथा द्वीपीय चापों के आधार पर, द्वीपीय चापों के पास ये क्या होती हैं? स्थित होती हैं, ये गर्तें स्थित होती हैं। क्योंकि जो सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप आते हैं उनके कारण इन गर्तों का निर्माण होता है। जो ये गर्त होती हैं या तो वहाँ भूकंप आएंगे या ज्वालामुखी उत्पन्न होगा। इस प्रकार की जब क्रियाएं बनती हैं तो जो महासागरीय गर्त हैं उनकी उत्पत्ति होती है। और समस्त महासागरों के 7% भाग पर क्या पाई जाती हैं? इन गर्तों का विस्तार पाया जाता है। एक चीज़ और बताई गई है कि ये जो गर्तें पाई जाती हैं महासागर के मध्यवर्ती भाग में नहीं पाई जाती हैं। आपने मेरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, गर्त का नाम सुना होगा। विश्व की सबसे गहरी गर्त प्रशांत महासागर में पाई जाती है, फिलीपींस के पास पाई जाती है। 11,033 मीटर क्या पाई जाती है? गहरी पाई जाती है। अगर आप हिमालय पर्वत को इसमें डुबोगे तो भी क्या पाई जाएगी? इसकी जो गहराई है वो क्या पाई जाएगी? अधिक। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितने विशाल पर्वत हैं उसी प्रकार के हमारे पास गहरी गर्तें भी पाई जाती हैं। सही है? तभी क्या होगा? पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। आपने देखा होगा कि तराजू ऊपर नीचे कब होता है? जब वर्तमान समय में जितनी भी हमारी आपदाएं आ रही हैं उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो संतुलन है उसमें क्या आ रहा है? असंतुलन हो रहा है। क्योंकि हम पर्वत पहाड़ों को काट काट कर अपने घर बनाते जा रहे हैं। तो क्या है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो मेरियाना गर्त जैसी गहरी खाइयाँ भी पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। तो गर्त की बात करें, मेरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर की गहराई उसकी पाई जाती है। देखिए हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। सही है? 10 से आगे 11, 12 से थोड़ा सा कम कि 11,000 मीटर की क्या पाई जाती है? समुद्र की औसत गहराई पाई जाती है। इधर 8 से ऊपर से इसको स्टार्ट किया, 8,848 मीटर। तो ये क्या है? हिमालय पर्वत को दिखाया है और ये मेरियाना गर्त को इसमें प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि स्थल भाग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच है। तो इन दोनों को उच्चता मितीय वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और यही था कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि इन्हीं के कारण क्या होते हैं? जो गर्तें होती हैं भूकंप और ज्वालामुखी के कारण क्या होती हैं? इन गर्तों का निर्माण माना जाता है। और ये आज हमने बात की उच्चता मितीय वक्र के आधार पर जो महासागरीय नीतल है उसके कितने भाग हैं, और मोटी मोटी बातें कि कितने भाग स्थल भाग है, कितना जल भाग है, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट था। आज के लिए क्वेश्चन सुनिए आप। जो महासागरीय भाग हैं उनकी औसत गहराई की बात करिए। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? कमेंट करके बताएं। स्थल भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? ये भी कमेंट करके बताएंगे। उच्चता मितीय वक्र क्या होते हैं? उच्चता मितीय वक्र में किस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है? और लास्ट आप बताएंगे कि समस्त भूमंडल है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाया जाता है? समस्त भूमंडल उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है? ये 4 या 5 क्वेश्चन हैं जिसका आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। और कोई भी समस्या है आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहें, सेफ रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।